अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक साइकोलॉजी के एक नया लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले भी हमने जितनी बातें की हैं, हम चूँकि आपको याद दिला दें कि हम इस टॉपिक को जो हम शुरू कर रहे हैं वो ये टॉपिक्स हैं कि हम लोग रिसर्च के मेथड्स इसमें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो रिसर्च के मेथड्स के अंदर हमने बहुत सारे मेथड अब तक डिस्कस कर चुके हैं, उनको मैं वन बाय वन फिर से डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट वन हमने इंट्रोस्पेक्शन किया था। इंट्रोस्पेक्शन के अंदर हमने बात की थी कि सेल्फ लर्निंग थी, सेल्फ थिंकिंग थी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी। उसके अंदर इंसान अपने आप का मुताला खुद ही करता है उसके अंदर। उसके बाद हमने एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन थी। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग दो लोग हो जाते हैं। दो लोगों में एक आपका मामूल होता है और एक आप मुशाहिदा करने वाला होता है। इसमें एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जो हम ज़ाहरी किरदार के बारे में जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं उस चीज़ का, तो हम उसको एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फर्दर आ गया था हमारे पास नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर जब हम कुदरती हालात के बारे में मुताला करना चाहते हैं, तो कुदरती हालात को जानने के लिए हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद फील्ड स्टडी मेथड आता था। फील्ड स्टडी मेथड और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन दोनों एक जैसी थी। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक के अंदर जो मुशाहिदा करने वाला है वो चेंजिंग ला सकता है इन्वायरमेंट के अंदर, और एक जो है वो चेंजिंग नहीं ला सकता है। तो ये था फ़र्क इस चीज़ के अंदर। उसके बाद हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल मेथड, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोरिलेशनल मेथड। कोरिलेशनल मेथड के बारे में आपको बताते जाएं कि ये बेसिकली प्योरली एक स्टैटिस्टिक्स का एक तरीक़ेकार है, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं और दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दोनों के दरमियान कैसा ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ जो है, ये रिलेशनशिप जो है, ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़े हैं, ठीक है, और भी कई जगह पे आपने ये पढ़े होंगे। पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, और ज़ीरो रिलेशन भी हो सकता है। अब इस कोरिलेशन मेथड के अंदर हम करते क्या है कि बेसिकली दो स्टिमुलस कह सकते हैं या दो वेरिएबल कह सकते हैं, जिनको हम आपस में कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक का इफ़ेक्ट दूसरे पर क्या होता है, या होता है भी कि नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब जब ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स के लिए दो फिगर्स हैं हमारे पास। -1 से शुरू होता है और +1 तक जाता है। जो जिसके ज़्यादा करीब जो फाइंडिंग्स आती जाएंगे उसका उस तरह का ही रिलेशन होता है। मसलन के अगर +1 के साथ आपकी रीडिंग्स आती हैं तो इट मीन्स कि उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर -1 के करीब करीब आती हैं तो आपका ये नेगेटिव रिलेशन करती हैं। इनके दरमियान जो भी ताल्लुक़ हो सकता है वो मैंने आपको बताया कि 3 तरह का हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव की सूरत में अगर एक में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक में कम हो जाए, एक में ज़्यादा हो जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। ज़ीरो का मुराद ये कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। अब इसके अंदर भी ये जो आखिरी हमने तीनों पढ़े हैं, इसके अंदर हमने सब के अंदर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने जो हाइपोथेसिस हैं, जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है, और जो भी है पूरा के पूरा एक वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड किस्म का एक हमने ऑब्जर्वेशन इसमें करनी होती है, ताकि उसके अंदर जो भी मालूमात हमें मिल सके वो हो सकती है। अब इसके अंदर हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो फ़लाँ हमारा करैक्टर है, फॉर एग्जांपल हम सलमान खान या शाहरुख खान या किसी की भी बात करें कि इसकी मूवी आती है तो कौन से लोग इस मूवी को देखना पसंद करेंगे, रिव्यूज़ कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये कि कितनी उम्र के लोग पार्क में जाते हैं, कौन कौन से लोग ज़्यादा शौक़ से वोट डालते हैं। तो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप लोग कर रहे होते हैं इस तरह की, तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में हमेशा कॉज एंड इफ़ेक्ट का ही रिलेशनशिप आपका कोरिलेशन मेथड कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत ही प्रॉपर जो आप लैब के अंदर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कोई भी हो,
आपको पता होना चाहिए, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव मेथड कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसके अंदर। मसलन ये ऑब्जेक्टिविटी से मुराद है कि जो भी एंड पे रिज़ल्ट आए, चाहे सही है चाहे गलत है, हमने उसी को ही लेके अपनी थ्योरीज को पेश करना होता है, या उसी फाइंडिंग्स को हमने आपको बताना होता है। और ये बहुत वेल डिफाइंड होता है और ऑर्गेनाइज तरीके से लेबॉर्ट्री के अंदर ही किया जाता है। इसके अंदर हमने डेफिनेशन के अंदर जब भी हमने पढ़ा था, दो तरह के हम लोगों ने पढ़ा था। एक SR रिलेशनशिप था, स्टिमुलस एंड रिस्पांस, और इसके बाद हमने एक मज़ीद इंक्रीमेंट करके इसके अंदर एक और चीज़ जिसकी थी SOR, जिसे हमने कहा था स्टिमुलस, ऑर्गन्स एंड रिस्पांस। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर ये तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इसमें कम से कम बायसनेस होती है, ठीक है। मतलब ये कि हम बेस करते हैं कि जो हमारी रिजल्ट्स की फाइंडिंग आएंगी उसी को ही हम लोग डिस्कस किया जाएगा। अब ये जब भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब तक आपको किसी मसले के बारे में पता लगेगा तभी ही आप उसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम से बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, ठीक, और वो कितना सीवियर हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने क्या जा रहे हैं, किस मकसद, एक मकसद जो आपका डिफाइन हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस आता है। हाइपोथेसिस नथिंग बट एक सॉल्यूशन होता है जो आपने फॉर्मुलेट किया है ना, जो आपने मसला अपना डिस्कस किया है ना या सोचा है ना, उसका एक फ़र्ज़ी हल होता है। अब फ़र्ज़ी हल के अंदर हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ी हल के अंदर हम कुछ वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स हैं इस मसले के अंदर जिनको हमने स्टडी करना होता है। तो क्या कहलाता है, वेरिएबल्स करने। 4 नंबर पे आता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से मुराद ये होता है कि किस तरह का आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ज़रूरत होगी हमारे पास। ये एक प्रॉपर एक आपका स्क्रिप्ट होता है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ जाता है, और क्या आ जाता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। ये दो वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसके ऊपर आपने वो एक्सपेरिमेंट करना होता है, और कंट्रोल ग्रुप बेसिकली नॉर्मल पीपल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होता है उसके ऊपर जो फाइंडिंग्स आती है उसको हम कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली वो टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं जो कि हम लोग अपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करने होते हैं। कंट्रोल कंडीशन, चूँकि आप लोग लेबॉर्ट्री के अंदर ये करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए लेबॉर्ट्री के अंदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। जो टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। फाइनली हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं और रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं बाद में। इनको डिटेल में हम फोकस करते हैं थोड़ा सा। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम के अंदर हम यही देख रहे होते हैं कि हमें वो वजाहतें तलब होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमने तजर्बा करना होता है कि किस चीज़ किस मकसद के लिए हम तजर्बा वो करना चाह रहे होते हैं। और इसी फर्स्ट स्टेप से अंदर ही हमारे बाकी सारी चीज़ें होती हैं। हाइपोथेसिस के बारे में बताया, जो भी हमारे पास मसला मसाइल होता है उसके मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ फ़र्ज़ी हल तलाश किए जाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ी हल से मुराद ये होता है कि वो गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है। दुरुस्त होगा तो हम उसको सही मान लेंगे, गलत होगा तो हम लोग एक नया हाइपोथेसिस भी डिवाइड कर सकेंगे। जिसके अंदर कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मुआशी तंगदस्ती से मायूसी में इजाफा होता है, ठीक है। इंसान के पास अगर पैसे ना हो तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता रहता है, वो पेसिमिस्ट होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके हम लोग जो वक्त के लिहाज से बदलता रहता है चीज़ें, जिसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बदलने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अब जिस चीज़ में भी चेंजिंग आ सके वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। कोई भी हो सकती हैं। अगर आप माशरती लिहाज से बात करें तो माशरती, रोज़गार, सेहत, ये सारा कुछ, तालीम, ये सारी कुछ इसके अंदर आ जाती हैं। नॉर्मली मुतग़य्यरात के आगे कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जनरल कैटेगरी के अंदर बात करें हम, कॉज एंड इफ़ेक्ट ही हम देख रहे हैं इसके अंदर भी। जब भी वेरिएबल्स की बात आती है, वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखना होता है तो आपको पास एक ही चीज़ होती है, बेसिक क्राइटेरिया। वो क्या होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। किसके सबब कौन सा असर आ रहा है, कौन से वजूहात बन रही हैं।
अब सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं आपको इस तरह समझाने का, आप पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है, आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये कि वो किसी से ले के नहीं, मतलब उनके ऊपर पेरेंट्स जो होते हैं उनके डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद अब चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर क्या होता है, चाइल्ड हमेशा डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो ये दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बता दिए। अब देख लेते हैं वो वजूहात या वो इंसिडेंट या वो फैक्टर्स जो किसी के ताबे नहीं होते, मतलब किसी के साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, ठीक है, वो खुद ही ऑल इन ऑल होते हैं, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा, वो भी क्या होते हैं कि इनके ये बेसिकली ये पावरफुल फैक्टर भी होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, किसी भी स्टडी के अंदर एक पावरफुल फैक्टर होता है। हम इसी को ही बेस बनाकर हम यही चेक कर रहे होते हैं कि इसका दूसरे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल गुर्बत भी हो सकती है, मुहिम जोई, वालदा की मुलाजमत, तसव्वुर ज़ात वगैरह क्या हैं, आज़ाद मुतग़य्यरात हैं। ये वो चीज़ें हैं जो दूसरी चीज़ों को पैदा करने का सबब बन रही होती हैं या वजूहात बन सकते होते हैं, इनका कोई ना कोई असर होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि आज़ाद मुतग़य्यर की वजह से जो पैदा होती हैं तब्दीलियाँ, जो चेंजिंग आती हैं किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर माँ बाप की ज़िंदगी का असर होता है, डेफिनेटली होता है, वही उनका सारा उनकी ज़िंदगी पर उस चीज़ का असर आता है। तो ये तब्दीली जो होती हैं ये बेसिकली काबिल मुशाहिदा होती हैं। तजर्बे के दौरान जो ताबे मुतग़य्यर होते हैं उनका तो मुताला बगौर किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो आज़ाद मुतग़य्यर की वजह से चेंजिंग आ रही होती है, चेंजिंग बेसिकली डिपेंडेंट के ऊपर ही आनी होती है। चेंज किसने होना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ने चेंज होना होता है। तो उसी चेंजिंग को ही हमने अपनी स्टडी के अंदर फोकस करना होता है। और हर वो चीज़ जिस चेंज हो रही होती है हम उसको नोट करते रहते हैं, हम रीडिंग बनाते रहते हैं। वो बेसिकली एक रिएक्शन समझ के हम उसका एक किरदार लिख रहे होते हैं, उसकी वजाहत करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एक थर्ड वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान एक हिडन इन्वायरमेंट की शक्ल में आता है। अब हिडन क्या होती है इस चीज़ के अंदर, साइनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ये मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होता है। 2 + 2 = 4, बट साइनर्जी के अंदर क्या होता है, 2 + 2 = 5। चलिए आपको मैं जनरल में एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप घर में एक रोटी खाते हैं, ठीक है, और आपका भाई या बहन भी एक ही रोटी खाते हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, एक एक ही रोटी खाएंगे, लेकिन कभी क्या हो, खाना अच्छा बना हो तो उनकी रोटी बढ़ भी जाती है। समझ आ गई बात। उसके बाद अगर आप ये देखें कि अगर ये दोनों ही अलग अलग एक एक रोटी खा रहे, तो अगर आप उसको दोनों को इकट्ठा बिठा दो, डेफिनेटली वो 2 से ज़्यादा ही खाएंगे। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट कि जब हम ज़्यादा लोगों को ऐड करते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनकी वो रेशो नहीं रहती है जो वो पहले होती हैं, जो इंडिविजुअली वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी ये बेसिकली दो इंटरनल्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। वो जो चीज़ जो कि हम लोग यहाँ याद रखें, साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर हमने हमारा जो मेन जो सोर्स है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो बेसिकली इंसानी ज़ात है, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो जो इंसान की जो इंटरनल जो सिचुएशंस होती हैं या इंटरनल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, इंटरनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको भूख ज़्यादा लगी तो आप ज़्यादा खाना खा लेंगे, ठीक है, प्यास लगी होगी तो आप ज़्यादा पानी पिएंगे नॉर्मल से। इसी तरह आपका सर दुख रहा तो आपको खाना पीने की, आपके पसंद का खाना भी बना लेकिन आपको खाने का दिल नहीं कर रहा। सेम है, आपको बीमार हैं आप लोग, आपको खाने का बहुत दिल का लेकिन डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंटरनल वेरिएबल्स में आ जाती हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स में क्या आते हैं, तजर्बे की तरह। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम चूँकि लेबॉर्ट्री के अंदर कर रहे हैं तो हमने इसमें देखा था कि जो सेकंड लास्ट पॉइंट में कंट्रोल्ड कंडीशन होती हैं। तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं वो मोस्टली कंट्रोल्ड ही होते हैं, इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा होता जब आप लेबॉर्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर हम बात करें, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर बेसिकली मैंने बताया था कि आपका सारे का सारा स्क्रिप्ट होता है कि आपने किस किस तरह 1 बाय 1 करके आपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है।
अब इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन भी हो सकता है कि आप कोई भी ऐसे रैंडमली कोई 4 लोग चुने, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। फैक्टोरियल भी हो सकता है, आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन। ये सारे बेसिकली रिसर्च डिज़ाइंस हैं जो आप इसके अंदर किया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, कोई एक ही यूज़ करना होता है अपने, आप किस को लेके आप अपने एक्सपेरिमेंट पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ही देखा जाएगा और इन्हीं के ही किरदार या इनके रिएक्शंस नोट किए जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। देन आया था सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स से क्या मुराद होता है? सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल्ड ग्रुप, वो हमारे पेशेंट्स। हम तो इसके अंदर बात कर रहे होते हैं मामूल की। अगर आप जनरल कैटेगरीज के डॉक्टर्स की लो लैंग्वेज में बात करें तो वो पेशेंट्स की बात करते हैं, जिनके ऊपर उन्होंने इलाज करना होता है। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उसे क्लाइंट्स कहते हैं या मामूल बोलते हैं। अब दो जो ग्रुप हैं इसके अंदर, एक तो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हो सकता है और एक क्या होता है, कंट्रोल सब्जेक्ट हो सकता है या ग्रुप हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ जिसके ऊपर हमने तजर्बा करना होता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ग्रुप कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है और ठीक है, और इनकी जो भी एबिलिटी होती है, जो भी इनका रिएक्शंस होते हैं, उन सबको एनालिसिस किया जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद है कंट्रोल सब्जेक्ट। ये बेसिकली उन लोगों का ग्रुप होता है जिनको हम कंपेयर करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। अब इसके ऊपर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम अप्लाई नहीं करते, ये सेपरेट रहते हैं। ये ज़रूर होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने सिर्फ इनको कंपैरिजन के लिए इनकी रीडिंग रखनी होती है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं, ये जो नेक्स्ट हैं इसको आप स्किप कर सकते हैं अपने पॉइंट के लिहाज से, एग्ज़ाम पॉइंट्स व्यू के लिहाज से ना, आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक नहीं लिखना है, आपने कोशिश करनी है कि आपको 35 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली वो सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे टूल्स हो सकते हैं जो भी आपको सामान, जो भी आपका सामान आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर रिक्वायर्ड है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप वॉच हो सकते हैं, बेमानी या बामानी अल्फाज की फ्रिज, गोल्डन के साथ। ये प्योरली जो साइकोलॉजिकली जो टर्म्स हैं उसको डिस्कस किया जाता है, चूँकि आपने इनके बारे में अभी हम बिगिनिंग पे हैं तो हम जिससे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये इस पूरी के अंदर आपने ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसमें कंट्रोल कंडीशंस के ऊपर हमने बात कर ली है, जो हमने देखा था इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स की शक्ल में, तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल कंडीशन होते हैं। फाइनली आपके पास रिपोर्ट्स आ जाते हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर क्या करते हैं, आप लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकली कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, जिससे आप लोग उसका एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप या एक जो हाइपोथेसिस होते हैं उससे आप पता चल जाता है कि आपने वो ठीक निकाला था या गलत निकाला था। अगर तो ठीक हो तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी कुछ इसकी खूबियाँ खामी हैं। सबसे पहले ये साइंसी तरीका है, डेफिनेटली है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यही तो हम करना चाह रहे थे। जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी वो सब क्या करना चाह रहे थे, वो यही थे कि हम इसको साइंस बनाएं, किस तरह साइंस बनाएं। और साइंस के लिए सबसे पहले रूल होना ये थे जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकें। अब इसका स्कोप क्या है? स्कोप इसका काफ़ी है, आप बहुत सारे मामलों पर इसका इतलाक़ बैक वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जानवरों का मुताला भी हो सकता है और लोगों ने किया भी है, ये आपने पढ़ा भी है, पैवलोव्स की ना थॉर्नडाइक वगैरह ने बहुत सारे जानवरों के ऊपर तजर्बे किए हैं, ये भी हमने इसको भी दोबारा पढ़ना है। उसका पड़ताल से मुराद ये होता है कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं आप बार बार उसको अप्लाई करें। बार बार अगर आपका एक ही रिज़ल्ट आ रहे हैं तो ठीक है, आप इस चीज़ को ओके कर दें। ऑब्जेक्टिव तरीका है, ऑब्जेक्टिव तरीके से मुराद ये होता है कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट के एंड रिज़ल्ट्स निकलते हैं आप उन्हीं को लेके बात करते हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं, ना कि पीछे वाली सारी कहानी को डिस्कस करते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं होती है, किसी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं होता है या पर्सनल लाइक डिसलाइक नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेशेंट को, प्रेडिक्शन। एटलीस्ट जितना आपने एक्सपेरिमेंट किया होता है इन सब के अंदर जो जो चीज़ें आपने यूज़ की होती हैं उन सब चीज़ों को लेके आप एटलीस्ट कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर इस तरह का ही इन्वायरमेंट रहे तो यही आपके फाइंडिंग्स आएंगे, यही रिजल्ट्स आएंगे। जब आप तजर्बाती तरीके का इतलाब ये बच्चे, बूढ़े, जवान किसी पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ खामियां हैं, कोई भी चीज़ इतनी क्लियर तो नहीं है, क्योंकि इंसान से ये चीज़ें सही या गलत का ही एक मिक्सचर होता है,
अब इसके अंदर क्या है कि इसकी वसअत पर सबसे पहले एतराज़ किया गया है। क्रिटिसाइज जो करने वाले लोग थे वो कहते हैं कि ये जो है वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को नहीं लेती इसके अंदर। अब दूसरी बात की कि जो इंसान की जो सिचुएशंस है, ठीक है, इंसान का जो माइंड मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल प्रोसेसेस हो सकते हैं या उसकी जो थिंकिंग होती है उसको आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री और इस किस्म के सारे कुछ करना काफ़ी कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये कि आपको पता है कि किस तरह के किस लेवल के लोग इसके अंदर दरकार होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, तो वो सारे के सारे भी बहुत सारे तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता लोगों को रिक्वायर्ड होंगे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होता है, और बहुत सारे जो लेबॉर्ट्री के अंदर हमेशा ही एक आर्टिफिशियल सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो कंट्रोल रहे, उसको खुद कंट्रोल किया जाता है और ख़ुद ही बनाया जाता है। एक्सपेंसिव तो हमने पहले बात कर ली, एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली है। जब आपको इतने एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, इतने स्किल्ड लोग आएंगे और इतना हैवी इक्विपमेंट और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ तो खर्च तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।